नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फिनिट मैथमेटिक्स के अंदर। दोस्तों, मेरा नाम है केशव जैमिनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10वीं की। ठीक है, कल तक हमने शुरू के 5 सवाल हल कर लिए थे प्रश्नावली 8.1 के। आज हम छठा सवाल हल करेंगे। छठा सवाल क्या है? छठा सवाल है कि दो न्यून कोण ए तथा कोण बी आपको दे रखे हैं। ठीक है, और कॉस ए बराबर कॉस बी भी आपको दे रखा है। देखिए, कॉस ए बराबर कॉस बी आपको दे रखा है सवाल के अंदर। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, दो न्यून कोण ए तथा कोण बी है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, सिद्ध करना है कोण ए तथा कोण बी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब सवाल के अंदर दो न्यून कोण आपको दे रखे हैं, कोण ए तथा कोण बी। लेकिन ये जो दोनों कोण हैं, क्या ये दोनों कोण एक ही त्रिभुज के कोण हैं या दोनों अलग अलग त्रिभुज के कोण हैं? ये तो सवाल में दे ही नहीं रखा, तो इसलिए हम दोनों कंडीशन लेकर हल करेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन लेकर करेंगे। पहली कंडीशन मैंने ले ली है कि यदि कोण ए तथा कोण बी दोनों एक ही त्रिभुज के न्यून कोण हो तब कैसे हल करना है, और यदि दोनों कोण अलग अलग त्रिभुजों में हो तब यदि cos a बराबर cos b है तब कोण a बराबर कोण b किस प्रकार से सिद्ध करना है वो इसके बाद सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यदि कोण a तथा कोण b दोनों एक ही त्रिभुज के न्यून कोण है, ठीक है, यदि देखते हैं कैसे करेंगे। फिर सबसे पहले देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, और क्योंकि कोण ए तथा कोण बी दोनों एक ही त्रिभुज के न्यून कोण है, तो देख लीजिए ए और बी हमने एक ही त्रिभुज में ले लिए। एक ही त्रिभुज के न्यून कोण है कोण ए तथा कोण बी। ठीक है, जहां सी कोण कैसा है? समकोण है। ठीक है, यदि ये समकोण है और कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तथा सवाल में दे रखा है cos ए बराबर cos बी, ये सवाल में दे रखा है, ये सवाल में दे रखा है, तो आधार बटा कर्ण, आपको पता है cos किसका अनुपात होता है? आधार बटा कर्ण का। तो और ए के सापेक्ष देखिए, ए के सापेक्ष इसका आधार बटा कर्ण देखना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जिस कोण के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात देखना होता है उसी के सापेक्ष हमें लंब और आधार देखने पड़ेंगे। यानी कि कोण ए के सापेक्ष यदि हम बात करेंगे तो कोण ए के सामने वाला हो जाएगा लंब और दूसरी भुजा हो जाएगी तब आधार, और जो तीसरी भुजा है, जो तिरछी है, जो सबसे बड़ी भुजा है, वो तो हमेशा कर्ण रहेगी। ठीक है, तो जब ए के सापेक्ष बात करेंगे तब आधार क्या होगा? AC, क्योंकि सामने वाली भुजा तो तब लंब हो जाएगी ये, और ये बन जाएगी आधार। AC यहाँ आधार है, तो cos के लिए आधार बटा कर्ण कैसे लिखेंगे? cos A के लिए आधार क्या है? AC बटा AB, यानी कि AB क्या है? AB क्या है? कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार से cos B के लिए कैसे लिखेंगे? BA रहा। तो B के सापेक्ष जब हम बात करेंगे तो B के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। कोण B के सामने वाला तब लंब हो जाएगा और दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? BC, ये क्या बन जाएगी तब? आधार। तो cos B के सापेक्ष जब आधार बटा कर्ण की बात करेंगे तो आधार क्या है? BC यहाँ पे ठीक है, BC क्या है? आधार, क्योंकि कोण B के सामने वाला तो लंब हो गया, दूसरी भुजा हो गई वो आधार। आधार बटा कर्ण, AB क्या है? कर्ण, AB कर्ण है। ठीक है, तो AC बटा AB बराबर BC बटा AB। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AB, यहाँ पे भी AB, तो AB से तो AB कट गया, AB से AB कट गया, तो क्या बचा? केवल AC और BC। तो AC बराबर क्या आ गया? BC। तो AC बराबर BC आ चुका है हमारे पास, यानी कि ये AC और ये BC इस एक ही त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं परस्पर क्या है? बराबर आ चुकी है, बराबर सिद्ध हो चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही त्रिभुज की यदि दो भुजाएं समान है, एक ही त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान है तो उन दोनों के सम्मुख कोण भी परस्पर क्या होते हैं? समान, यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं उन दोनों के, ठीक है, दोनों भुजाओं के जो सामने वाले कोण होते हैं वो भी परस्पर बराबर होंगे। कब? जब दोनों भुजाएं क्या हो? समान हो। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए यदि दोनों भुजाएं बराबर है तो AC के सामने वाला कोण ये B रहा और BC के सामने वाला कोण A, ये भी परस्पर क्या होंगे? बराबर। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। कारण दे ही दिया है कि एक ही त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः ये इस तरह से हम पहली कंडीशन से सवाल हल कर सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरी कंडीशन देखिए, इसी सवाल की दूसरी कंडीशन है कि
कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है, वही पहला सवाल है। कॉस ए तथा बराबर कॉस बी आपको, कॉस ए बराबर कॉस बी आपको दे ही रखा है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि कोण ए तथा कोण बी जो दोनों न्यून कोण है वो अलग अलग त्रिभुज में हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने उन दोनों ही कोण को एक त्रिभुज में माना था, अब दोनों ही कोणों को हम अलग अलग त्रिभुजों में मानेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो अब हमें अलग अलग त्रिभुज में वो दोनों कोण भी अलग अलग लेने हैं। तो इस त्रिभुज में मैं कोण ए ले लेता हूं, इसमें बी, अब अलग अलग ले रहा हूं। तथा दो अलग अलग जो बिंदु है इनको भी नाम दे देते हैं। इसको नाम दे लेते हैं सी पी, इसको नाम दे लेते हैं डी क्यू। इस प्रकार से जहां कोण सी और कोण डी क्या है, समकोण है। इस प्रकार अब हमें यहाँ पर कोण ए तथा कोण बी ये बराबर सिद्ध करना है, और जहां दे क्या रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि आपको दे रखा है सवाल में कि कॉस ए बराबर कॉस बी, आपको कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, तो कॉस ए का अनुपात लिखना पड़ेगा। कॉस ए का अनुपात क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, ए कोण ए के सामने वाला, कोण ए के सामने वाला सी पी, ये क्या हो जाएगा लंब, ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये कर्ण है। और बाकी दूसरी तीसरी भुजा जो बच गई ए सी, ये क्या हो जाएगी आधार। तो यहाँ पे कोस ए के सापेक्ष ये आधार है, इसके लिए जब आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो आधार क्या है ए सी बटा और कर्ण क्या है ए पी बराबर कॉस बी। देखिए कॉस बी के सापेक्ष ये रहा बी, बी के सामने वाला फिर से वही लंब, तो ये भुजा जो बच गई ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, और सॉरी ये हो जाएगी आधार, और ये क्या हो जाएगी कर्ण। ठीक है, ये इसके सामने वाली लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो कॉस बी के सापेक्ष जो हम आधार लिखेंगे आधार बटा कर्ण में, तो आधार क्या है बी डी बटा, और कर्ण में क्या लिखेंगे बी क्यू बराबर क्या है, इसको हम के मान लेते हैं, माना के। ठीक है, यहां पर क्योंकि अलग अलग त्रिभुजों की बात चल रही है तो यहाँ पे cos a का मान और cos b का मैंने अनुपात लिखा है, तथा उन दोनों अनुपातों को बराबर किसके मान लिया, के। अब AC बटा AP बराबर BD बटा BQ बराबर K है, तो एक बार इसको भी इसके बराबर ले सकता हूं और इसको भी मैं इसके बराबर मान सकता हूं। ठीक है, तो AC बटा AP बराबर K, सबसे पहले इसको मैं इसके साथ ले लेता हूं, फिर इस K को इसके साथ ले लूंगा। ठीक है, तो K को सबसे पहले इसके साथ लिया, तो AC बटा AP में जो AP नीचे है वज्र गुणा होके K के साथ चल जाएगा, उधर गुणा होके K के साथ चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ AC बराबर K AP, ये AP क्या हो गया, K के साथ वज्र गुणा हो चुका है। आई बात समझ में, इसको समीकरण एक नाम दे लेते हैं। ठीक है, इसे नाम दे लेते हैं समीकरण एक नाम, एक काम करते हैं इसको समीकरण एक नाम देते हैं, इसको दो नाम दे लेते हैं। ये समीकरण है दो। इसी प्रकार से एक बार इसके साथ के लिया, अब इसके साथ भी के ले लेंगे, इसके साथ के ले लेंगे, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा के बी क्यू, और इसको नाम दे लेता हूं समीकरण 3। इसको नाम क्या दे लिया, समीकरण 3। ठीक है ना, बी डी बराबर, और इसको क्या कर दिया मैंने, बी क्यू को के साथ गुणा कर दिया इस प्रकार से। अब देखते हैं आगे हमें एक हेल्प लेनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चूंकि यहाँ दो त्रिभुज है अलग अलग, तो दोनों के लिए अलग अलग पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं त्रिभुज ACP में, जब ACP में लगाएंगे ACP, तो AP स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, AP का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर AP स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है AC, नॉर्मली लंब तो यही है, तो AC स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है CP स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार त्रिभुज BDQ में, त्रिभुज BD, एक काम करते हैं अलग अलग ले लेते हैं ना इनको। ठीक है, पहले
पहले पूरा त्रिभुज ए सी पी की ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी पी की निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए एक बार क्या हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से हम समीकरण 2 या 3 से, उसके अंदर इसको नाम दे लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 4 और 2 में देखिए दो समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से ए सी बराबर हम के ए पी लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 4 व 2 में देखो ए सी, इधर भी ए सी है, ए सी बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, के ए पी, इधर मैं के ए पी लिख सकता हूं, यानी कि समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से ए पी स्क्वायर बराबर, मैं ए सी की जगह क्या लिख रहा हूं, के ए पी का होल स्क्वायर प्लस सी पी होल स्क्वायर। अभी चूंकि के ए पी का होल स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर ए पी स्क्वायर, और के स्क्वायर ए पी स्क्वायर बन जाएगा, जो कि हम इसको पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, सी पी स्क्वायर बराबर, ये ए पी स्क्वायर पहले से इधर है तो ये तो प्लस का है ही, ये इधर पक्षांतरण होकर माइनस का आ जाएगा, के स्क्वायर ए पी स्क्वायर बराबर, ए पी स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन लिया और अंदर क्या बच गया, 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। ये इस प्रकार से बच चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे, एक काम करते हैं, सी पी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर 1 माइनस के, इसका स्क्वायर बच गया। अब ये स्क्वायर है, इसको हटा के उधर क्या लगा लेते हैं, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल लगा ले तो सी पी बराबर क्या बच जाएगा, इधर हट के इधर स्क्वायर के स्क्वायर रूट लग गया या वर्गमूल लग गया, तो ए पी स्क्वायर से भी के स्क्वायर के ऊपर जब वर्गमूल लगेगा तो वर्गमूल से इसका स्क्वायर का चिन्ह तो हट जाएगा, तो ए पी तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर जो 1 माइनस के स्क्वायर है वो वर्गमूल में ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार ये इस प्रकार हुआ, ये नाम दे लेते हैं समीकरण 5। तो ये हमने किया त्रिभुज ए सी पी में। अब क्योंकि ये त्रिभुज हमने ए सी पी में किया है, ऐसा का ऐसा ही हमें त्रिभुज बी डी क्यू में भी करना है, तो बार बार एक ही एक स्टेप बार बार नहीं लिख सकते, इसको हम इसी प्रकार लिख के अब डायरेक्ट करेंगे, इसी प्रकार देखिए क्या लिखेंगे, सीपी बराबर क्या आया, एपी रूट 1 माइनस के स्क्वायर। तो जब हम यही चीज त्रिभुज बी डी क्यू के साथ करेंगे तो जैसे यहाँ पे सीपी ये रहा, तो यहाँ पे इसके लिए क्या जाएगा, डी क्यू, सीपी की जगह डी क्यू बराबर, और यहाँ ये एपी कर्ण आया ना, तो यहाँ पे यहाँ कौन सा कर्ण आ जाएगा, बी क्यू। इस त्रिभुज के लिए जैसे जैसे इस त्रिभुज के लिए आया वैसा वैसा इस त्रिभुज के लिए लिख देंगे। इस त्रिभुज के लिए यदि सीपी आधार आया तो इस त्रिभुज जो बी डी क्यू के लिए इसी प्रकार लिख देता मैं, त्रिभुज बी डी क्यू के लिए, त्रिभुज बी डी क्यू के लिए क्या लिखेंगे, बी डी क्यू के लिए कि डी क्यू बराबर, यहाँ एपी है, एपी ये है तो इसके लिए क्या जाएगा, बी क्यू और रूट में वही 1 माइनस के स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इससे नाम दीजिए समीकरण 6। तो समीकरण 5 में 6 का भाग देने पर समीकरण 5 व 6 का भाग देने पर, समीकरण 5 व 6 का भाग देंगे दोनों में तो सीपी बटा क्या आ जाएगा, डी क्यू, और बराबर क्या आ जाएगा इधर, एपी बटा बी क्यू, सीपी बटा डी क्यू बराबर एपी बटा बी क्यू आ जाएगा, ठीक है। क्या इस तरह से हम कुछ रिलेशन ला पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दे तो रिलेशन बन रहा है ना, ये देखिए एपी बटा बी क्यू बन रहा है, ये एपी यदि इधर वज्र गुणा हो जाए तो एपी बटा बी क्यू बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बन रहा है तो यहाँ पे इसे हम नाम दे लेते हैं समीकरण 7, और समीकरण 1 से थोड़ा सा, समीकरण क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 से यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं समीकरण 1 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस एपी को और बीडी को दोनों को आपस में चेंज कर रहा हूँ, वज्र गुणा कर रहा हूँ, इसको तो इधर और बीडी को नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एसी बटा बीडी बराबर, और ये एपी उधर चल जाएगा, एपी बटा बी क्यू, ठीक है। ये एपी बटा बी क्यू इधर चल चुका है और ये आ गया नाम समीकरण 8।
अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण 7 और 8 से AP बटा BQ बराबर है CP बटा DQ के, और इधर भी AP बटा BQ बराबर है AC बटा BD के। तो ये दोनों ही अनुपात AP बटा AQ के बराबर है, तो ये आपस में भी तो बराबर हुए परस्पर, यानी कि तीनों अनुपात आपस में बराबर हो गए ना, तीनों, क्योंकि ये AP बटा BQ के बराबर है, ये भी AP बटा BQ के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए फिर, और इन दोनों के बराबर AP बटा BQ तो है ही, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर आ चुके हैं। इसीलिए समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 व 8 से देखें हम तो AC बटा BD बराबर AP बटा BQ बराबर AC बटा BD बराबर AP बटा BQ बराबर CP बटा DQ, ये अनुपात आप तीनों आपस में बराबर आ चुके हैं। तीन अनुपात है, ये दो अनुपात तो सेम ही है, इसमें भी है इसमें भी है, 1 2 और 3 अनुपात बराबर आ चुके हैं, और ये तीन अनुपात बराबर आ चुके हैं। तो ये कौन सी कसौटी लग गई यहाँ पे, ये समरूपता की SSS कसौटी लग चुकी है, यानी कि इस SSS कसौटी से हमें ये समझ में आ गया। अतः अब हम लिख सकते हैं, एक काम करता हूं मैं, ये थोड़ा सा मिटान देता हूं, ठीक है, ताकि जगह हो जाएगी, हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी पहले यहां लिख लेते हैं, अतः त्रिभुज ACP, त्रिभुज ACP समरूप है त्रिभुज BDQ के, त्रिभुज BDQ के क्या चुका है, समरूप। और यदि ये समरूप आ चुके हैं, चलिए इसको यहीं कर देते हैं, ठीक है, इसको यहीं कर देते हैं, ठीक है। यदि त्रिभुज ACP समरूप त्रिभुज BDQ है, तो दोनों त्रिभुज यदि समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत कोण क्या होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण परस्पर भी क्या होते हैं, समान। तो देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज यदि समरूप है तो इनके संगत कोण यानी कि कोण A तथा कोण B ये भी परस्पर क्या है, समान है, यानी कि कोण A बराबर कोण B। ये कैसे किया मैंने, ये देखिए, कोण A बराबर कोण B, कारण बता देना, कारण क्या बताओगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण HP, ये लीजिए, कोण A बराबर कोण B आ चुका है। दोस्तों अगला सवाल है सातवां सवाल क्या है कि cot थीटा बराबर यदि 7/8 है, ठीक है ना, cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, तो इसमें आगे दो सवाल है। पहला सवाल है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। पूरा एक अनुपात दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों बटे में है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपको सवाल दे रखा है, दिया है आपको, जो दे रखा है आपको क्या क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8 आपको दे रखा है। तो पहला सवाल पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बराबर क्या, ये पूछा है। तो इसको करने के दो तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला तरीका है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो जब हमने कल शुरू के 5 सवाल हल किए थे उसके अंदर हमने कैसे किया था कि कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बटा लंब। तो इसको आधार बटा लंब के अनुपात के बराबर मान के 7 का मान कितना आ जाएगा, 7 का मान आ जाएगा आधार, और आधार का मान कितना आ जाएगा 7 और लंब का मान कितना आ जाएगा 8, क्योंकि आधार बटा लंब का ही तो अनुपात है। ये आधार बटा लंब का अनुपात है, यानी आधार का मान 7 और लंब का मान 8 है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और फिर वो निकाल के फिर साइन थीटा का मान निकालेंगे लंब बटा कर्ण, और वो सभी अनुपात रख के फिर इसको हल करेंगे।
वो तरीका काफी लंबा पड़ने वाला है, इसलिए इस सवाल को एक छोटे तरीके से हल करेंगे। क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले सवाल को बिना किसी तरह के अनुपात का मान रखे इन्हें किसी तरह से सर्वसमीका से किसी भी तरीके से इन्हें पहले छोटा कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अनुपात आपको दे रखा है, हम सबसे पहले इसको सरल करेंगे। देखते हैं, चलिए सरल करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, याद कीजिए सर्वसमीका a माइनस बी ए प्लस बी। क्या आपको उस सर्वसमीका में और इस सर्वसमीका में कुछ समानताएं नजर आ रही है? a प्लस बी, चलिए मैं लिख भी देता हूं, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यदि a की जगह एक और b की जगह साइन थीटा रखे तो a प्लस बी, ये एक क्या है, a है, साइन थीटा क्या है, b है, a प्लस बी एक प्लस साइन थीटा, a माइनस बी एक माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो ये बन सकता है। इसी प्रकार नीचे है, नीचे देखिए a प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों को हम इस सर्वसमीका की मदद से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इन्हें हल करें तो इन्हें हम लिख सकते हैं क्योंकि इसलिए कि a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना है, एक, तो a स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक माइनस b कितना है, साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर थीटा का क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये भी क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर, बी यानी कितना है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको भी बना सकते हैं। देखिए अब यहां पर एक बात सीखने की है, जब ये सवाल परीक्षा में आएगा ना, तो इस सवाल को करने का एक आसान तरीका ये है कि वहां आप ये पढ़ के जाओगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक सर्वसमीका है, जो कि प्रश्नावली 8.4 में हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम 8.1 पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमें अनुपात रख के हल करना है। लेकिन यदि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आए तो इस तरीके से मत करना इसको, जो अभी मैंने पहले बताया था कि अनुपात रख के, इस प्रकार हमें सीधी वो सर्वसमीका ही याद रखनी है, ठीक है। सर्वसमीका होती है, मैं एक बार लिखवा देता हूँ, वो 8.4 की सर्वसमीका जो यहाँ सीधी काम आ जाएगी। हमने अभी 8.4 पढ़ी नहीं है, लेकिन इस सवाल के लिए पहले उसको बता देते हैं, ठीक है। तो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ये पक्षांतरणों के उधर माइनस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से जैसे मैं साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का भी कर सकता हूं। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करूंगा तब इधर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस, इस बार कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण किया। अब देखिए यहाँ पे हेल्प लीजिए इन दोनों की, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह बटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब यहां पे एक बात और ध्यान देने की है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और यदि इस दोनों अनुपातों में मैं कर्ण का भाग दे दूं तो दे सकता हूं, दोनों अंश में भी और हर में भी, तो ठीक है। तो अंश में और हर में दोनों में मैंने कर्ण का भाग लगा दिया, तो लंब बटा कर्ण, और ये क्या बन गया, आधार बटा
कर्ण। अब मुझे बताइए टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण क्या बन गया, साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण क्या बन गया, कॉस थीटा। ये इस तरह से एक संबंध और निकल कर आया जो शायद कल मैं बताया नहीं था। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, एक ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी हो सकता है। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब आपको यह दिख रहा होगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा का ही एक अनुपात बन रहा है। कॉस थीटा बटा साइन थीटा का क्या है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, उस पर वर्ग लग रहा है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का ये होल स्क्वायर ही अलग अलग स्क्वायर लग रहा है, इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, कॉट थीटा। और क्योंकि इस पे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर भी हमने लगा दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पे इनको याद रख लेना आप। ठीक है, इनको और इसको, ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इनको आप चाहो तो नोट कर सकते हो अभी और याद भी रख लेना। ठीक है, इस प्रकार से। अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8, 7/8। तो एक कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। इतना बड़ा जो अनुपात था इसको हमने सरल करके 1 2 3 और ये 4 लाइन में हमने इसको सरल किया। असल में 3 ही लाइन है। ठीक है, वो तो समझाने के लिए मैंने 4 लिख दी। ठीक है, 3 ही लाइनों में सिद्ध हो चुका है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हमने इसको सरल कर दिया, इतना छोटा कर दिया। अब कॉट थीटा का मान तो दे रखा है सवाल में 7/8, तो 7/8 दे रखा है तो स्क्वायर ही तो लग रहा है, तो 7/8 का भी होल स्क्वायर कर दो। बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 बटा 8 का स्क्वायर 64। ये आपके आंसर आ गया, पहला आंसर ये आ चुका है। ठीक है, इस सवाल को हल करने के लिए मैंने इन चीजों की मदद भी ली है। ठीक है, ये आप उतार सकते हो। दोस्तों इसी सवाल का अगला सवाल है दूसरा, जो कि हम पहले असल में कर चुके हैं। दूसरा सवाल है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए, कोट स्क्वायर थीटा का मान तो अभी भी ज्ञात किया है और कोट थीटा का मान तो दे ही रखा है आपको, तो कोट स्क्वायर थीटा तो हम यूं ही ज्ञात कर सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर ही करना है हमको, क्योंकि कोट थीटा का मान दे रखा है, इसका स्क्वायर ही पूछा है तो स्क्वायर कर दो। 49/64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस प्रकार से हम इसको भी हल कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि 3 कॉट ए बराबर 4 आपको दे रखा है। 3 कॉट ए बराबर 4 है तो 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए, क्योंकि 3 कॉट ए बराबर 4 तो आपको दे रखा है, 3 कॉट ए बराबर 4, तो 3 इधर गुणा में है, इधर भाग में चल जाएगा, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3। कॉट ए बराबर 4/3 और कॉट ए किसका अनुपात होता है, कॉट ए होता है आपके आधार बटा लंब का। तो ये आधार बटा लंब का अनुपात है, तो आधार बटा लंब बराबर कितना है 4/3। आधार का मान है 4, लंब का मान कितना है 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ही तो ज्ञात करना है, लंब और आधार तो दे रखा है, तो कर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण
का होल स्क्वायर बराबर आधार, लंब कितना है, लंब 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण ये स्क्वायर रूट के 25 के वर्गमूल लग जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, तो कितना आ गया कर्ण का मान 5, 5 इकाई कह सकते हैं असल में हम, ठीक है 5 इकाई, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि 1 माइनस इसके बीच में बताना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो मान रखेंगे अब सीधा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, एक मिनट यहाँ 1 माइनस, अब टेन स्क्वायर, टेन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार, टेन ए किसका अनुपात होता है, लंब बटा आधार का, तो लंब कितना है, लंब है आपके, मैं इसकी चलो पहले इसका एक काम करते हैं, इसको पूरे को लिखते हैं फिर देखते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन ए किसका अनुपात होता है, लंब और आधार का, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, लंब है 3, आधार कितना है 4, तो इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर बटा, इसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन, वही देखिए टेन स्क्वायर का अनुपात ऊपर है 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर बराबर, बराबर में हमें लाके बताना है कि बराबर है कि नहीं, ठीक है ये है या नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको बराबर लाने के लिए हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है बराबर, पहले इसको ही कर लेते हैं, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 बटा 4 का स्क्वायर 16 बटा इधर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16, अब 16 एलसीएम आ गया तो कितना आ गया, 16 एकम 16 माइनस 9 बटा 16 प्लस 9 बटा 16, आप समझ सकते हैं कि 16 इधर गुणा हो गया एलसीएम लेके, ठीक है ये नीचे 16 आ गया, 16 एकम 16, 16 में से 9 गए तो अब कितना बचेगा, 16 में से 9 गए तो 7, ठीक है, और यहाँ पे 16 एकम 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 25 बटा 16, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 16 से 16 तो कट गया, ये कट रहा है, तो बराबर में क्या बचेगा 16 माइनस 9 7 बटा 16 प्लस 9 25, ठीक है, तो 7 बटा कितना आ गया 25, इसके बराबर, तो क्या अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर भी ये आएगा, करके देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, तो कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान क्या होता है आधार, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर बटा कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण है 5, 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का, लंब बटा कर्ण, तो साइन कितना है लंब, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बटा कर्ण, कर्ण कितना है 5, 5 इकाई 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब करते हैं इसको आगे हल, ठीक है यहीं पे कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 बटा 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 5 का स्क्वायर 25 बराबर 25 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9 बराबर 7 बटा 25, देखिए 25 एलसीएम आ गया और इधर 16 माइनस 9 ही बचा, 16 में से 9 गए तो 7 बटा 25, इस प्रकार से ये दोनों बराबर हमारे पास आ गए। आगे एक लाइन आपको लिखनी है, ठीक है, कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये या नहीं लिख के बस ये लिखना है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है 9वां सवाल, 9वां सवाल कह रखा है कि भाई त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण है, ठीक है, तथा यहाँ tan ए बराबर कितना है 1/√3, ठीक है, tan ए बराबर 1/√3 है, तो इसमें आगे दो सवाल है। पहला सवाल है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान हमको ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है tan ए बराबर 1/√3, और एक त्रिभुज की बात है, एक त्रिभुज की बात है, त्रिभुज क्या है, ठीक है, इस प्रकार से एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है समकोण है, और इधर सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ए बी सी, इस प्रकार से। तो tan ए बराबर 1/√3 है, तो बताइए tan ए बराबर
1/√3 है तो tan a किसका अनुपात होगा, tan होगा लंब बटा आधार का। तो a के सापेक्ष लंब और आधार देखिए, a के सापेक्ष तो a के सामने वाला हो जाएगा लंब और बाकी दूसरी बची भुजा वो क्या हो जाएगी, आधार। तो ये लंब है, BC क्या है, लंब बटा आधार क्या है, BA बराबर कितना है, 1/√3। ये लंब बटा आधार का अनुपात यानी BC का मान कितना है, 1। यदि आप तुलना करो तो BC बराबर कितना है, 1 और BA बराबर कितना है, √3। तो BC बराबर 1 और BA बराबर यानी कि AB बराबर √3। तो इसका ये 1 है, इसका मान कितना है, √3। तो अब हमको ये कर्ण भी निकाल लेना है, पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चूंकि AC का होल स्क्वायर यानी ये AC कर्ण है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब। लंब कितना, BC का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, आधार कितना है, AB का होल स्क्वायर बराबर, तो AC कितना है, AC तो ज्ञात ही करना है, ठीक है, बराबर, ठीक है, BC कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, √3 का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया, 4। और जब ये स्क्वायर हट के इधर 4 पे रूट लगेगा, √4, तो इसका मान कितना निकल कर आएगा, 2। इसका मान 2 निकल कर आएगा। तो AC का मान कितना आ चुका है, 2। अब जो पूछा है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। पूछा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C ये बराबर क्या है, ये पूछा है हमसे, ठीक है, इसको निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए sin A का अनुपात कैसे निकालेंगे, ये रहा sin A, तो sin A क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, BC क्या है, लंब, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब BC बटा कर्ण कितना है, AC गुणा cos C कितना है, cos C देखिए C के सापेक्ष देखिए, अब क्योंकि cos किसका अनुपात होता है, आधार बटा कर्ण का, तो हमको आधार देखना है C के सापेक्ष। तो C के सापेक्ष ये तो लंब हो जाएगा C के सामने वाला, तो आधार क्या बन जाएगा, ये BC। तो BC क्या है, आधार बटा कर्ण, तो वही रहेगा AC प्लस cos A। अब A के सापेक्ष देखिए, अब cos को, cos यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, A के सापेक्ष, A के सामने वाला तो लंब, और आधार कितना है, AB, तो AB बटा और AC, क्योंकि कर्ण तो AC है, और गुणा sin C के सापेक्ष, फिर से अब देखिए C के सापेक्ष हमें क्या देखना है, क्योंकि साइन किसका अनुपात होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब देखना है C के सापेक्ष, तो C के सामने वाला ही तो लंब होगा, तो AB लंब है, लंब यानी कि AB बटा कर्ण कितना है, AC, लंब बटा कर्ण, ये इस प्रकार है, ठीक है। अब यहां पर BC इंटू BC कितना हो गया, BC का होल स्क्वायर बटा AC इंटू AC का होल स्क्वायर प्लस AB इंटू AB यानी कि AB का होल स्क्वायर बटा AC इंटू AC का होल स्क्वायर। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप यहाँ पे मान भी रख के हल कर सकते हो, वरना साफ दिख ही रहा है कि यहाँ AC स्क्वायर और AC स्क्वायर LCM आ रहा है, ये LCM लेके भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम 8.1 कर ही रहे हैं तो इसको हम सीधा मान, ठीक है ना, मान ही रख देते हैं यहाँ पे हम। तो BC का मान कितना है, BC का मान, BC देखिए ये BC का मान है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। AC का स्क्वायर कितना होगा, होल स्क्वायर 2, AC का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस AB, ये रहा AB का मान कितना है, √3, तो लेकिन √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, चलिए करके दिखा देते हैं, बटा और AC कितना है, AC का मान तो वही 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, स्क्वायर हट चुका है, तो 1/4 प्लस 3/4, 4 LCM आ गया, तो 1 प्लस 3 बराबर 4/4 बराबर 1 आंसर। इस प्रकार से दोस्तों, अब इसी का अगला सवाल है दूसरा कि cos A cos C माइनस sin A sin C बराबर क्या। ये तो हम पहले ही हल कर चुके हैं, AC का मान हमने पहले ही निकाल रखा है, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है दूसरा कि cos A cos C माइनस sin A sin C
सी बराबर क्या, तो देखिए फिर से रखते हैं कॉस ए, देखिए ये रहा ए, तो कॉस ए के सापेक्ष देखेंगे, तो कॉस ए के सापेक्ष देखिए आधार बटा कर्ण, फिर से तो आधार ए के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ए बी बटा कर्ण कितना है ए सी, गुणा अब कॉस सी, सी ये रहा, सी के सापेक्ष अब आधार क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी बटा ए सी, क्योंकि कर्ण तो ए सी है, माइनस साइन ए, इसी प्रकार से साइन ए करेंगे, ए के सापेक्ष लंब बटा कर्ण का अनुपात देखना है, क्योंकि साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, तो ए के सापेक्ष साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब इसके सामने वाला लंब यानी बी सी, बी सी बटा ए सी गुणा साइन सी क्या हो जाएगा, सी के सापेक्ष लंब क्या है ए बी, ए बी बटा ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्योंकि देखो ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर, ए बी इंटू बी सी गुणा हो ही नहीं रहा, तो ए बी इंटू बी सी बटा ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी इंटू ए बी बटा ए सी का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, मान रख दो, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है √3, बी सी का मान कितना है 1 बटा ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर यानी 2, 2 का होल स्क्वायर कितना 4 माइनस बी सी कितना है 1, ए बी कितना है √3 बटा ए सी का होल स्क्वायर, ए सी कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर 4, देखिए दोनों सेम ही है और बीच में माइनस है, तो समान में से समान घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। दोस्तों अगला सवाल है 10वां सवाल कि एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण Q समकोण है, यहां आपको पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान दीजिए 25 सेंटीमीटर किसी एक भुजा का मान नहीं है, दो भुजाओं का योग है। किन दो भुजाओं का, ये कर्ण पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों, एक कर्ण और एक आधार, इन दोनों भुजाओं का योग दे रखा है 25 सेंटीमीटर तथा एक भुजा पी क्यू का मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखें किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर साइन पी ज्ञात करने के लिए साइन किसका अनुपात होता है, लंब बटा कर्ण, हमें लंब पता होना चाहिए, लंब साइन पी, पी के सापेक्ष लंब, लंब ये होगा क्यू आर, यानी क्यू आर का मान पता होना चाहिए बटा कर्ण, और पी आर का मान भी पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ केवल हमें इसका मान पता है, यदि दो भुजाओं का मान भी पता होता तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकाल लेते, लेकिन दो भुजाओं का मान ना देके इस बार एक भुजाओं का मान दे रखा है तथा बाकी दोनों भुजाओं का योग दे रखा है। तो इसको किस तरह से करेंगे, एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको नाम दे लिया समीकरण 1। ठीक है, अब लगाते हैं फिर से पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर का, कर्ण का स्क्वायर पी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब कितना है पी क्यू, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है क्यू आर का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब किस तरह से करेंगे, पी आर का मान कुछ दे रखा है क्या, नहीं, पी क्यू का मान तो दे रखा है, लेकिन क्यू आर का मान भी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो जिन दो भुजाओं का मान नहीं दे रखा उनको तो एक तरफ ले लेते हैं, यानी एक तरफ यानी एक पक्ष की तरफ, बराबर के एक तरफ, और बराबर के दूसरी तरफ जिसका मान दे रखा होता है उसको दूसरी तरफ रहने देते हैं। तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि क्यू आर का होल स्क्वायर पक्षांतरों की इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर इसको इधर ले गया क्योंकि दोनों का मान हमें नहीं पता, बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सर्व समीकरण की चर्चा की थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी की तरह बन रहा है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर। जैसे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन रहा था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वैसे ये क्या है, पी आर क्या है ए, क्यू आर क्या है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी आर
प्लस क्यू आर पी आर माइनस क्यू आर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब ध्यान दीजिएगा पी आर प्लस क्यू आर का मान तो हमको दे रखा है सवाल में समीकरण 1 से कितना है 25, तो लिख दीजिए यहाँ पे 25 इंटू, क्योंकि इसका मान 25 है, इंटू कितना है पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है 25, इसके ब्रैकेट भी लगा दीजिए। अभी 25 इधर गुणा में, ये इधर 25 के नीचे भाग में चल जाएगा और 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ये आ गई समीकरण 2, ये आ गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम आराम से विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से चलिए हल करते हैं इसको। देखिए समीकरण 1 की पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी आर माइनस क्यू आर कितना हो गया बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो इन दोनों समीकरण को जोड़ भी सकते हो, चाहे घटा भी सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं दो समीकरणों को तो चिन्ह नहीं बदलते, ध्यान दीजिए चिन्ह चेंज नहीं होते, और जबकि दो समीकरणों को घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। मैं चिन्ह चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैं जोड़ रहा हूं दोनों समीकरणों को। आप लिख भी सकते हो कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों अलग अलग साइन के हैं, ये तो कट रहा है इस प्रकार से, तो बच क्या गया पी आर और पी आर, तो पी आर और पी आर जुड़ के कितना पी आर हो जाएगा 2pr बराबर, और इधर कितना जुड़ जाएगा 25 और 1 26 इस प्रकार से, और पी आर बराबर ये 2 इधर गुणा में नीचे भाग में चल जाएगा 26/2 बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। यानी कि पी आर का मान हमारे पास आ चुका है 13 सेंटीमीटर। ये पी आर का मान हमारे पास आ चुका है। इसी प्रकार अब इस पी आर के मान को हम या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो समीकरण चलिए 1 में या 2 में किसी में भी रख देते हैं। पी आर बराबर 13 को समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दो। पी आर बराबर कितना रखा है 13, तो 13 माइनस क्यू आर बराबर कितना आ गया 1। ये क्यू आर का ही मान हमको ज्ञात करना है। तो क्यू आर उधर जाके प्लस का हो जाएगा पक्षांतरण के, और 1 का इधर पक्षांतरण करने के वो माइनस का हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर क्या हो गया, क्यू आर उधर जाके प्लस का हो गया, मैं उसको इधर लिख रहा हूं। ठीक है, 13 माइनस 1, ठीक है, बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर इस प्रकार से। तो पी आर का मान भी आ गया, क्यू आर का मान भी आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी कितना है, साइन पी ये हमको ज्ञात करना है। एक काम करते हैं, ज्ञात कर ही लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमको ज्ञात करना होगा कॉस पी, इसी प्रकार से कॉस पी भी ज्ञात कर लेंगे, और ज्ञात कर लेंगे साथ में टेन पी। ठीक है, तो साइन पी, पी देखिए कहाँ है, ये ऊपर है पी। तो साइन किसका अनुपात होता है, लंब बटा कर्ण का। तो लंब कितना है, पी के सापेक्ष, पी के सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब अभी हमने निकाला है। क्यू आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, यही क्या है लंब, पी के सापेक्ष क्यू आर ही लंब है, तो कितना है 12। तो क्यू आर यानी लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है पी आर। इधर कॉस पी के लिए बात करो, पी तो वही है। अब बताइए कॉस किसका अनुपात होता है, आधार बटा कर्ण का। तो ये तो लंब हो गया पी के सापेक्ष, आधार क्या हो जाएगा पी क्यू बटा और पी आर, क्योंकि कर्ण तो वही है आधार बटा कर्ण में। अब टेन पी क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब है पी क्यू, सॉरी जहां पर पी के सापेक्ष बात करें तो पी के सापेक्ष लंब तो वही रहेगा पी क्यू आर। तो क्यू आर ही क्या है लंब, टेन का मान ज्ञात करें, लंब बटा आधार, तो लंब तो लिख दिया क्यू आर, और आधार बटा आधार क्या है पी क्यू।
यहाँ पे इस प्रकार से। अब क्यू आर बटा पी आर का मान आराम से रखा जा सकता है। क्यू आर का मान कितना है 12 बटा पी आर का मान कितना है 13, ये इसका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, 5 बटा पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है 13, इसका भी आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से 10p में क्यू आर का मान कितना है 12 बटा और पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये सवाल हमारे हल होता है। दोस्तों अगला 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 11वां सवाल के अंदर सत्य और असत्य के बारे में पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है, यानी कि कारण भी बताना है कि वो गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। तो पहला सवाल क्या है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान क्या सदैव ही 1 से कम होता है? चलिए बात करते हैं। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। वो क्या होती है, कर्ण। एक समकोण त्रिभुज में बना लेता हूं यहाँ पे कि एक समकोण त्रिभुज है ये इस प्रकार से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, कर्ण, ये लंब और ये है आधार। तो tan a का मान लंब बटा आधार होता है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि लंब आधार से बड़ा होगा या लंब हमेशा आधार से छोटा होगा। यहाँ किसी त्रिभुज के लिए लंब बड़ा होगा, किसी त्रिभुज के लिए आधार बड़ा होगा। तो लंब आधार में जब लंब बड़ा होगा आधार से तब tan a का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, और जब आधार लंब से बड़ा हो जाएगा तब tan a का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा। तो ये सवाल जो कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जरूरी नहीं है सदैव 1 से कम होना, जरूरी नहीं है 1 से बड़ा भी हो सकता है। कब, यदि लंब बड़ा हो गया आधार से तो अंश बड़ा हो जाएगा हर से, तो 1 से तो बड़ा ही होगा ना मान। तो इसलिए पहला कथन क्या है, गलत। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है क्या? sec a बराबर 12/5 हो सकता है क्या? 12/5 cos कोण a के किसी मान के लिए। तो यहाँ किस तरह से निकाल सकते हैं, फिर से वही चीज है। यहाँ अब इस बार क्या है, हमेशा के लिए नहीं बोल रहे, ये सदैव की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि किसी कोण a के लिए क्या 12/5 हो सकता है, क्या 12/5 हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि sec a असल में अनुपात किसका होता है। जो sec a अनुपात होता है, sec a ये अनुपात होता है कर्ण बटा आधार का। किसका, कर्ण बटा आधार का। और जैसा कि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा ही रहेगी, आधार और लंब कर्ण से हमेशा छोटे ही रहेंगे। यानी कि कर्ण बटा आधार में कर्ण तो आधार से बड़ा होता ही है, यानी कि sec a के अनुपात में अंश हमेशा बड़ा होगा हर से। ठीक है, अंश हमेशा बड़ा होगा हर से, इसका मतलब sec a का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी कि sec a का मान 1 से बड़ा हो सकता है। sec a का मान जो है उसमें अंश बड़ा हो सकता है हर से, यहाँ बड़ा है। और सदैव की भी बात करता तो सदैव की बात के लिए ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि सदैव जरूरी नहीं 12/5 हो, अलग भी अनुपात हो सकता है, लेकिन 12/5 यही हो सकता है क्योंकि sec a का मान 1 से बड़ा हो सकता है। तो ये सही है अपना। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये कह रहा है तीसरा कि जो cos a है ना, वो कोण a के लिए कोसेकेंट a का संक्षिप्त रूप है क्या? तो दोस्तों ये कथन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि cos a कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं होता। मैं आपको संक्षिप्त रूप भी लिखवा देता हूँ। संक्षिप्त रूप कौन कौन से होते हैं, एक देखिए साइन। असल में साइन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, साइन, इस तरह से लिखते हैं इसको, इस तरह से। ठीक है ना। तो और कॉस की क्या होती है, यहाँ कॉस के लिए पूछ रहा है तो कॉस के लिए कोसेकेंट नहीं होता,
कोसेकेंट के लिए कॉस के लिए क्या होता है कोसाइन, क्या होता है कोसाइन। टेन के लिए क्या होता है, टेन के लिए होता है टेंजेंट, ठीक है। कॉट के लिए क्या होता है कॉटेंजेंट, ठीक है। और साइन कोस टेन कोट सेक के लिए क्या होता है सेकेंट। और क्या बच गया कॉसेक के लिए, कॉसेक के लिए क्या होता है कॉसेकेंट। इस प्रकार से तो कॉसेकेंट, ठीक है ना, इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा कोसेक, ना कि कोस। कोस किसका संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन का, तो इसलिए कथन क्या है गलत है। दोस्तों अगला सवाल है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए, ठीक है ना, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ए का गुणनफल, ठीक है, का गुणनफल। गुणनफल होता है क्या, तो दोस्तों ये भी क्या है गलत है विद्यार्थियों, ये भी क्या है गलत है। कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ध्यान दीजिए, जो कॉट ए साइन ए या फिर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कुछ भी इस तरह से जो भी हम कहते हैं, ये कभी भी एक दूसरे के गुणनफल में नहीं होता। जैसे कॉट ए है तो कॉट ए का मैं यहाँ पे कॉट ए से गुणा नहीं है, ये ए पर एक फलन है, ये ए पर एक फलन लागू है कॉट, ठीक है। तो ये फलन लागू है, ना कि इस तरह से इसके कोई गुणनफल में है, इसीलिए ये क्या है गलत है। पांचवा और आखिरी सवाल है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है 4/3। क्या ये गलत है कि सही है? देखिए बात करते हैं इसके अनुपात की। साइन थीटा किसका अनुपात होता है लंब बटा कर्ण का, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का अनुपात होगा। तो मुझे बताइए कर्ण हमेशा लंब से बड़ा रहेगा, यानी कि हर है साइन थीटा के अनुपात में वो हमेशा अंश से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि हर में क्या है कर्ण है। तो जब हर बड़ा हो जाएगा अंश से साइन थीटा के अनुपात में, इसका मतलब इस अनुपात का मान क्या होगा सदैव 1 से छोटा। इसलिए साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, साइन थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हर में क्या आता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा, हर हमेशा बड़ा होगा अंश से, इसीलिए 1 से हमेशा छोटा रहेगा। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है 1 से बड़ा, 4/3 में देखिए अंश बड़ा दे रखा है, हर छोटा है। जबकि साइन थीटा में होता है क्या है हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है, इसलिए ये क्या है गलत है। ठीक है, तो यहाँ कितने 1 सही और 4 क्या आ गए गलत आ गए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 के बारे में जानेंगे, उसका बेसिक जानेंगे और एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसको भी बनाना सीखेंगे। और मैं आपको याद भी करवाऊंगा कि उसको किस प्रकार से याद रखा जाए और उस पर जो सवाल आते हैं वो किस तरह से हम एग्जाम में करके आएंगे, ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।